सेट थ्योरी फॉर 3 इवेंट्स के अंदर अपन लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट चीजें देख ली थी। आइए सेट थ्योरी फॉर 3 इवेंट्स की बात कर रहे थे अपन। सेट थ्योरी फॉर 3 इवेंट्स में अपन बात कर रहे थे सेट थ्योरी फॉर 3 इवेंट्स। सेट थ्योरी फॉर 3 इवेंट्स में अपन लोग बात कर रहे थे, चलिए सब बच्चे देखेंगे यहां पर ध्यान से, और कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें ए बी और सी। अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 निकाल लिया था। ये 2 चीजें हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एग्जैक्टली 1, इवन का मतलब एग्जैक्टली एक ही इवेंट हो। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली 2 इवेंट्स ऑकर, ये होता है। अगर हम इसको वेन डायग्राम पर देखना चाहें तो हम इसको वेन डायग्राम पर बड़े आराम से देख सकते हैं। एग्जैक्टली 2 इवेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं ए बी सी, तो ये वाला हिस्सा दिस दिस और दिस, ये है एग्जैक्टली 2 की बात। चलिए इसके लिए फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। अब यानी हमको ये तीनों एरिया एक एक बार चाहिए, तो मैं शुरू करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जोड़ूंगा, तो दोनों एरिया एक एक बार आ जाएंगे। ये मैं बार बार एरिया की तरह इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लिखूंगा, तो ये एरिया एक बार आएगा और बीच वाला एरिया 2 बार आ जाएगा। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए लिखूंगा, तो एरिया एक बार आएगा और ये वाला एरिया 3 बार आ जाएगा, लेकिन बीच का एरिया नहीं चाहिए, तो -3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी घटा दूंगा, तो कुल मिला के ये एरिया एक एक बार आ जाएगा। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2, बिल्कुल एरिया की तरह लिखनी है। यहीं पर अगर मुझसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 इवेंट्स ऑकर, तो भाई इसका मतलब हो जाएगा, अगर वेन डायग्राम पर देखें 3 के तीनों इवेंट ऑकर करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ध्यान देखिए, ए बी और सी, 3 के तीनों इवेंट ऑकर करें, तो इसको अगर लिखना होगा तो ये और कुछ नहीं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकल के आ जाएगा। यहां पर ओके, ये फॉर्मूला हमने नोट कर लिया था, और ये नंबरिंग बल्कि कर देते हैं फॉर्मूलों की, थोड़ा इजी हो जाएगा उससे। ये हमारा पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा फॉर्मूला। अभी काफी सारी बातें 3 इवेंट्स पर आने वाली हैं। 5वां इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि कॉमन सेंस पर बेस्ड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, कम से कम कोई एक इवेंट हो जाए। तो ये बराबर हो जाएगा एग्जैक्टली एक इवेंट हो जाए, कि एग्जैक्टली 2 इवेंट हो जाए, कि एग्जैक्टली 3 इवेंट हो जाए। अच्छा, इन तीनों के फॉर्मूले को जोड़ लेंगे अगर आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का ही फॉर्मूला आता है। आइए कुछ नामों की बात करें। अगर यहीं पर कोई आपसे बोल दे कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर इक्वी लाइक, किसने आपसे बी कॉमा सी इक्वली लाइकली है, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों के तीनों बराबर हैं। ये तीनों बराबर हैं, ए बी सी इक्वली लाइकली। कॉपी करें तो और आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। ये हो गया छठा, ए बी सी इक्वली लाइकली का मतलब पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। छठे के बाद यहीं पर 7वां, अगर कोई आपसे बोले ए कॉमा बी कॉमा सी आर एग्जॉस्टिव, इनका मीनिंग समझ लीजिए। एग्जॉस्टिव का मतलब है तीनों ने मिलकर पूरा सैंपल स्पेस भर दिया है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ए बी सी में से कोई एक होगा ही होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 1 है। अगर कभी भी कुछ इवेंट एग्जॉस्टिव होते हैं, अगर कभी भी कुछ इवेंट एग्जॉस्टिव होते हैं, इसका मतलब होता है उन्होंने मिलकर पूरा सैंपल स्पेस भर दिया है, यह मतलब होता है। 8वां, अगर कोई आपसे बोले ए कॉमा बी कॉमा सी आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या कोई आपसे बोले ए कॉमा बी कॉमा सी
आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्लीज शब्दों पर ध्यान देना, बच्चे इन शब्दों का मतलब में ही कंफ्यूज आते हैं। अगर कोई बोलता है पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएमई लिखते हैं, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको शॉर्ट फॉर्म में एमई लिखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कोई भी जोड़ा, कोई भी पेयर साथ में नहीं होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी जीरो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी जीरो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए भी जीरो होगी। जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है तीनों एक साथ नहीं होंगे। इसका मतलब है ऑल थ्री विल नॉट ऑकर टूगेदर। जबकि इसका पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है नो टू विल ऑकर टूगेदर। तीनों के तीनों एक साथ नहीं होंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जीरो है। देखो, अगर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सुनना ध्यान से, अगर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ही। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो जरूरी नहीं है कि पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ध्यान से समझिए, अगर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो कोई भी दो साथ में नहीं हो सकते। अगर कोई भी दो साथ में नहीं हो सकते तो तीनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते। यह है पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का वेन डायग्राम। कोई भी दो साथ में नहीं होने चाहिए, तो अगर कोई भी दो साथ में नहीं है तो तीनों तो साथ में होंगे ही नहीं। जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है बस तीनों एक साथ नहीं हो सकते। देखो जरा ध्यान से इधर, ये देखिए, इधर देखिए, ये तीनों शब्द पर ध्यान देना है, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। क्यों? क्योंकि तीनों एक साथ नहीं होते। लेकिन ये पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, ए बी भी साथ में हो रहा है, बी सी भी साथ में हो रहा है, सी ए भी साथ में हो रहा है। पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कोई भी दो साथ में नहीं होंगे, हर पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि तीनों एक साथ नहीं होंगे, दो तो एक साथ हो सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है ऑल थ्री विल नॉट ऑकर टुगेदर, तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, बस दो एक साथ हो सकते हैं। जबकि पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कोई भी जोड़ा साथ में नहीं होगा, कोई भी दो साथ में नहीं होंगे। तो अगर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ही, क्योंकि अगर कोई भी दो साथ में नहीं है, तीन कैसे साथ में होंगे। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, केवल यह शर्त रखी गई है कि कोई भी दो साथ में नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तीनों साथ में नहीं, तो तीनों साथ में नहीं है लेकिन दो तो साथ में हो ही सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो जरूरी नहीं पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केवल मतलब है तीनों साथ में नहीं होने चाहिए। वो कह रहा है भैया तीनों साथ में मत खड़े हो, तो दो तो साथ में खड़े हो ही सकते हैं। और ये कह रहा है कोई भी दो साथ में मत खड़े हो। जब कोई भी दो साथ में नहीं खड़े होंगे तो तीनों कहां से खड़े होंगे। ये हो गया एग्जॉस्टिव, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब। कॉपी करें, तीन और बातें बताऊं। अब तीन और शब्द, जैसे देखो इन शब्दों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये शब्द आ जाएंगे तो आप दिक्कत आ जाएगी। इक्वली लाइकली, एग्जॉस्टिव, जो भी चीज एग्जॉस्टिव होती है ना, उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सेट थ्योरी फॉर टू इवेंट्स में भी देखा था कि ए और बी अगर एग्जॉस्टिव हो गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी 1 हो गया, एंड सो ऑन। आइए अब यहां पर 9 तीन और शब्द यहां पर आएंगे, 10, 11 और 12, और इन तीन शब्दों पर भी ध्यान देना है। 10वां शब्द, 11वां शब्द और 12वां शब्द। अगर कोई आपसे बोले ए कॉमा बी कॉमा सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, या कोई आपसे बोले ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, या कोई आपसे बोले ए कॉमा बी कॉमा सी
आर इंडिपेंडेंट। ये अलग अलग चीजें हैं, शब्दों पर प्लीज ध्यान देना। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट पीआई, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एमआई, या केवल इंडिपेंडेंट आई। ये पंगा सेट थ्योरी फॉर टू इवेंट्स में नहीं आया था, क्योंकि दो ही इवेंट थे, लेकिन तीन या तीन से अधिक में ऐसा प्रपंच आते हैं। सुनना ध्यान से, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब है हर एक जोड़ा, हर एक पेयर इंडिपेंडेंट है। अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो ए और बी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी हो जाए। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी हो जाए, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब है हर जोड़ा इंडिपेंडेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी पी बी इंटू पी सी होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए पी सी इंटू पी होगा। यह मतलब होता है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का। पहले भी मैं बता चुका हूं कि इंडिपेंडेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तरह वेन डायग्राम से नहीं देख सकते। इंडिपेंडेंट को म्यूचुअली वेन डायग्राम से नहीं दिखता है। ये दो वेन डायग्राम बहुत तरीके का हो तो भी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब है हर पेयर इंडिपेंडेंट है, हर जोड़ा इंडिपेंडेंट है, ये मीनिंग है उसका। अब इधर देखें, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है। आगे बढ़ने के पहले ध्यान रखना, अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो, और अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में कोई रिश्ता नाता, कोई कनेक्शन नहीं होता है। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में कोई रिश्ता नाता और कोई कनेक्शन नहीं होता है। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी। वेन डायग्राम पर इंडिपेंडेंट को नहीं देखना है, ये इंडिपेंडेंट एक कंसेप्ट है, देखा भी नहीं जा सकता। और अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब हर तरीके से आजाद है। इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट भी हो, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी हो। अगर आपने बोला आज से तुम आजाद हो, तो हर तरीके से आजाद हो। तो इंडिपेंडेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी पी बी इंटू पी सी होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन है पी सी इंटू पी ए होना चाहिए। और इसको थोड़ा ऊपर सरका देते हैं। वाह 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 वाह, अरे तो सरका ही नहीं। जान दो, ये आ गया। कुछ करना चाहता लेकिन हुआ नहीं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। अगर आपने बोला कि वो इंडिपेंडेंट है तो वो हर तरीके से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कहने का मतलब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट भी। तो अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी होंगे, और अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट भी होंगे। ध्यान देना तीनों पर। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। इनको वेन डायग्राम पर देखकर कुछ कर नहीं सकते, या वेन डायग्राम को देखकर कुछ कह नहीं सकते, ये ध्यान देना है। या वेन डायग्राम से कोई रिश्ता नाता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में कोई रिश्ता नाता नहीं होता। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आपको चेक करना है। कोई बोले म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये निकाल के देखिए है कि नहीं है, एंड सो ऑन। कॉपी करिए तो सवाल लगाएं। बच्चे ध्यान दो, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में कोई रिश्ता नाता नहीं होता।
आइए इस बात को साबित करने के लिए और बेटर समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को सब लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। 2 क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, उन 2 क्वेश्चनों से बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। कंसिडर कीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, रिजल्टिंग इन एन इक्वी प्रोबेबल स्पेस। ऑब्वियस सी बात है, सिक्के को 2 बार उछाला गया है तो क्या क्या हो सकता है? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल हेडेड, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक सिक्के को अगर 2 बार उछाला जाता है तो या तो हेड टेल आएगा, पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए, या हेड हेड आ जाए। पहले हेड आके टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4, क्योंकि पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। भाई एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, पहली बार उछाला फिर दूसरी बार उछाला, तो यही 4 आउटकम हो सकते हैं, और कोई आउटकम तो संभव है ही नहीं। यही 4 आउटकम हो सकते हैं, और हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है। पहले टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ 1/4, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, चारों को जोड़ दें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1। यानी इन 4 के अलावा और कोई इवेंट नहीं होंगे, और ये चारों के चारों इक्वी प्रोबेबल भी हैं। अब ध्यान देखिए, 3 इवेंट को डिफाइन किया जाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। इवेंट ए है हेड अकरिंग ऑन द फर्स्ट टॉस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले मैं देखने जा रहा हूं। पहले टॉस पर हेड आए, तो पहले टॉस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो हेड टेल आ जाए या हेड हेड आ जाए। तो पीए होगा 1/4 प्लस 1/4 हाफ। पीबी की बात करें, पीबी कहता है हेड अकरिंग ऑन सेकेंड टॉस। सेकेंड टॉस पर हेड आ जाए तो इसके फेवरेबल क्या है? टीएच या एच एच। तो बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 हाफ। सी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हेड ऑकरिंग एग्जैक्टली ऑन 1 टॉस। सी इवेंट को डिफाइन किया गया है कि हेड एग्जैक्टली एक टॉस पर आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 1/4 हाफ। अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर बी की बात करें तो ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में एच एच कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी 1/4 आ गई। आराम से देखकर निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो दोनों में टी एच कॉमन है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए की बात करें तो सी और ए में कौन कॉमन है? सी और ए में एच टी कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। यहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करें, ऐसा कुछ है क्या जो ए बी सी तीनों में कॉमन है? ए बी सी तीनों में टी एच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई। सिर्फ आप देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर है, देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो है वो पी बी इंटू पी सी के बराबर है, देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए जो है वो पी सी इंटू पी ए के बराबर है, देख लीजिए। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के बराबर नहीं है, देख लीजिए। यानी पेयरवाइज इंडिपेंडेंट हैं लेकिन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। पेयरवाइज इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। देखो, इंडिपेंडेंट एक कंसेप्ट है एक्चुअली। उसमें वेन डायग्राम पे जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखता है ना कि दोनों में ज्वाइन है कि नहीं है, ऐसे इंडिपेंडेंट में कुछ दिखता नहीं है, आपको निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे 3 इवेंट गिवन है, अब मैं पूछूं आपसे कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो ऐसे देख कर नहीं बता सकते, आपको निकालना पड़ेगा। जब आप निकालोगे तो देखोगे कि ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हैं लेकिन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली इंडिपेंडेंट एक कंसेप्ट है, वो वेन डायग्राम की देन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेन डायग्राम की देन है। वेन डायग्राम को देखकर ही बता सकते हैं कि ये दोनों साथ में होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन वेन डायग्राम को देखकर कोई नहीं बता सकता कि इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे। और अगर 3 इवेंट हैं तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, वो निकालना पड़ेगा। ध्यान रखें, इंडिपेंडेंट इवेंट इज अ कंसेप्ट, इट इज नॉट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड, वो एक कंसेप्ट है। तो अपन इसको निकाल के देखेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा और सिंपल सा एग्जांपल है।
मैंने एक एग्जांपल दिया, ये देखिए ये तीनों इवेंट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हैं लेकिन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। कॉपी करें, एक और क्वेश्चन करवाऊं। इसके अंदर एक और चीज देखिए, अगर अच्छा एक बात और यहां मैं बताना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये दोनों तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। जैसे काला या गोरा होना एक प्रॉपर्टी है और लंबा या छोटा होना एक प्रॉपर्टी है। तो काला आदमी लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, गोरा आदमी भी लंबा छोटा। तो लंबाई या छोटाई अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, उसका काला या गोरा होने से कोई मीनिंग लेना देना नहीं है। वैसे ही काला या गोरा होना एक प्रॉपर्टी है, उसका लंबा या छोटा होने से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही इंडिपेंडेंट इवेंट एक अलग प्रॉपर्टी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक अलग प्रॉपर्टी है। जब आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो आप अलग विचारधारा, अलग सोच सोचते हैं। जब आप इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो अलग विचारधारा, अलग सोच सोचते हैं। अब यहां पर भी अगर अपन देखें तो ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 नहीं है। लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये पेयर वाइज एक्सक्लूसिव नहीं है, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर इनके बारे में बात करें तो दीज आर नॉट पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि हर पेयर साथ में हो रहा है लेकिन तीनों एक साथ में नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं यहां लेना चाह रहा था, और एक और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं बेसिकली इन दोनों सवालों के जरिए कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट में कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट में कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। वापस से एक सेट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वी प्रोबेबल स्पेस है, यानी 1 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8। और ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी, ये इवेंट सी है। आराम से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना हो जाएगा? 4/8 हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना हो जाएगा? 4/8 हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी कितना हो जाएगा? 4/8 हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 3 4 2 3 4, तो 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, बस 2 3 बस केवल 4 ही कॉमन है, तो 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए में क्या कॉमन है? 4 ही कॉमन है भैया, 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में क्या कॉमन है? 4 ही कॉमन है। अब आइए चेक करते हैं। अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3/8 है जो कि पी ए इंटू पी बी के बराबर नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी पी बी इंटू पी सी के बराबर नहीं है, पी बी इंटू पी सी 1/4 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ये भी पी सी इंटू पी ए के बराबर नहीं है। ये तीनों नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। ये तीनों पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है। आइए म्यूचुअली इंडिपेंडेंट चेक करें। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को चेक करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के बराबर है। तो यानी ये तीनों इवेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं बट नॉट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अब यहां पर क्या समझे? पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें देख के क्या समझे? कुछ विशेष नहीं समझे, क्योंकि इंडिपेंडेंस एक कंसेप्ट है एक्चुअली, उसमें वेन डायग्राम से उजागर होके नहीं आया है। जब दो गोले दूर दूर थे तो हमने बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दो गोलों में कॉमन आ गया, हमने बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी है जो कि वेन डायग्राम में दिखती है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसा कुछ दिखेंगे नहीं।
तो यहां पर ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है लेकिन पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है। यही समझाने के लिए दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में कहीं कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अच्छा, यहां पर अगर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करें तो ध्यान दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन है, सब एग्जिस्ट कर रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर इनकी बात करें तो ये नाइदर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ना तो ये पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि हर दो भी साथ में हो रहा है और तीन के तीनों भी साथ में हो रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिव सोचना एक अलग थॉट है, इंडिपेंडेंट सोचना अलग थॉट है। एक्सक्लूसिव होने में बस यही देखना होता है कि साथ में हो सकते हैं कि नहीं, जबकि इंडिपेंडेंस में ऐसा नहीं होता, आपको पूरा मैथमेटिक्स चेक करनी पड़ेगी आपको। ऐसे कॉपी करिए, ये हमने इंडिपेंडेंट, ये जो सेट थ्योरी फॉर थ्री इवेंट के साथ जुड़ी हुई चीजें देखी। अब ध्यान सुनिए, यहां पर एक छोटा सा रिजल्ट और मैं बता दूंगा, ध्यान देखिए। अगर n इवेंट्स गिवन है, n इवेंट्स, इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है, अगर n इवेंट्स गिवन है, गिवन n इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट, n इवेंट्स गिवन है वो इंडिपेंडेंट होंगे, गिवन n इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट, वी विल हैव टू सेटिस्फाई टू की पावर। अब देखो n इवेंट्स अगर गिवन है, रुक जाओ, तो सोचो दो इवेंट को अगर इंडिपेंडेंट कहला है तो कितनी कंडीशन लगती है, केवल एक ही कंडीशन लगती है। लेकिन तीन इवेंट को अगर इंडिपेंडेंट कहना है तो कितनी कंडीशन लगती है, चार कंडीशन लगती है। कैसे, देखो दो इवेंट हैं तो बस ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी हो जाए, जबकि अगर तीन इवेंट हैं तो दो दो करके भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए और तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर मान लीजिए चार इवेंट है, चार इवेंट है, तो चार इवेंट को इंडिपेंडेंट कहने के लिए कितनी कंडीशन लगेगी, दो दो करके इंडिपेंडेंट हो जाएं, तीन तीन करके इंडिपेंडेंट हो जाएं, फिर चारों इंडिपेंडेंट हो जाएं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तीन इवेंट हैं तो तीन इवेंट को इंडिपेंडेंट कहने के लिए कितनी कंडीशन लगती है, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि हर दो इंडिपेंडेंट हो जाए फिर तीनों इंडिपेंडेंट हो जाए। अब दो पर तो खैर कोई बात बनती नहीं है, दो इवेंट, अरे दो इवेंट के लिए, हाँ दो इवेंट के लिए दो दो करके इंडिपेंडेंट हो जाए। मान लीजिए पांच इवेंट है तो पांच इवेंट के इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए कितनी कंडीशन हो लगेंगी, पांच में से हर दो इंडिपेंडेंट हो, हर तीन इंडिपेंडेंट हो, हर चार इंडिपेंडेंट हो, और फिर पांच के पांचों इंडिपेंडेंट हो। यानी अगर n इवेंट्स गिवन हैं तो उनके इंडिपेंडेंट होने के लिए कितनी कंडीशन लगेंगी, 2 की पावर n -1 -n कंडीशंस लगेंगी। ये बेसिकली 5c0 और 5c1 हमने घटा दिया, यानी इस बात को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर n -nc0 -nc1। इतनी कंडीशंस लगती हैं n इवेंट्स को इंडिपेंडेंट होने के लिए। अगर मान लो 10 इवेंट हैं तो कितनी कंडीशंस लगेंगी जब हम उनको आजाद कह पाएंगे, दो दो करके आजाद हो, तीन तीन करके आजाद हो, चार चार का पेयर आजाद हो, एंड सो ऑन, तब हम कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट। ये एक जनरल चीज है, ध्यान रखने के लिए है कि अगर n इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कहना है तो अपन को वी विल हैव टू सेटिस्फाई इतनी कंडीशंस, इतनी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हम लोग n इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कह पाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है सब लोगों को? कॉपी कर लीजिए। अब हम शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ ली और सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली, फेवरेबल अपॉन टोटल, और सेट थ्योरी पढ़ लिया। प्रोबेबिलिटी एक गजब का मिक्सचर है
परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और सेट थ्योरी का। और सेट थ्योरी के अंदर गजब गजब के प्रपंच भी देखे। अब यहां से रियल में प्रोबेबिलिटी शुरू होगी, रियल में प्रोबेबिलिटी टेक ऑफ करेगी। अब मैं आपको सिखाऊंगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आइए बात करें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सुनिए ध्यान से, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को सुनो। जो भी फाइनल इवेंट हो रहा है, कब कब प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है, कब कब प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी है, यह मैं आपको समझाऊंगा। अब हमारा फाइनल इवेंट कोई सिंपल इवेंट नहीं होगा, बल्कि हमारा फाइनल इवेंट एक कॉम्प्लेक्स इवेंट होगा। वो कई सारे तरीकों से घूम फिर के हो सकता होगा। तो हमको फाइनल इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। इसका बहुत सिंपल तरीका है, आप फाइनल इवेंट को पढ़िए, जहां जहां एंड आ जाए वहां वहां मल्टीप्लाई करते हैं, जहां जहां और आ जाए वहां वहां ऐड करते हैं। केसेस अगर बनते हैं, केसेस बनते हैं, तो केसेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा जुड़ती है, क्योंकि केस बनने का मतलब है या ऐसा हो जाए, या ऐसा हो जाए, या ऐसा हो जाए। यानी ऐसा होगा तो भी चलेगा, ऐसा होगा तो भी चलेगा, ऐसा होगा तो भी चलेगा। कहां ऐड करना है, कहां मल्टीप्लाई करना है, वो आपको खुद ही कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा। आप अपने फाइनल इवेंट को इंग्लिश में बोलिए, आप अपने फाइनल इवेंट को इंग्लिश में बोलिए। जहां जहां एंड आए मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहां जहां और आए ऐड कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। आज छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अ पर्स कंटेन्स 10 coins, 5 are नॉर्मल कॉइन्स। 5 तो नॉर्मल कॉइन है, एक साइड हेड एक साइड टेल। 3 आर डबली हेडेड। 3 सिक्के ऐसे हैं जिनमें दोनों साइड हेड हैं। 2 आर डबली टेल्ड। और 2 डबली टेल्ड हैं, 2 सिक्कों में दोनों साइड टेल है। अ कॉइन इज ड्रॉन एंड टॉस। एक सिक्का निकाला गया और उछाल दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड। अब यहां पर हिसाब किताब ऐसा है कि पर्स में 10 सिक्के हैं। 5 तो नॉर्मल सिक्के हैं, एक साइड हेड है एक साइड टेल है। 3 डबली हेडेड हैं, 2 डबली टेल्ड हैं। ये पर्स है, पर्स के अंदर 5 नॉर्मल कॉइन्स हैं, 3 डबली हेडेड है, 2 डबली टेल्ड है। एनसी मतलब नॉर्मल कॉइन, डीएच मतलब डबली हेडेड, डीटी मतलब डबली टेल्ड। पर्स मेरे हाथ में था, ऐसे हाथ डाला, एक सिक्का निकाल के उछाला। पूछा जा रहा है क्या संभावना है कि हेड आ जाए। अब देखो यहां हेड आने का अगर इवेंट है वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो नॉर्मल, अब आपको पता नहीं है कि आपने पर्स में जब हाथ डाला तो कौन सा सिक्का हाथ में लगेगा, और आप सिक्के को देखते भी नहीं है, उछाल देते हैं। तो आपके हेड आने का काम 2 तरीके से हो सकता है। नॉर्मल कॉइन निकले और हेड दिखा दे, या डबली हेडेड निकले और हेड दिखा दे। अब डबली टेल्ड तो निकल के चमत्कार तो नहीं होगा। तो अब आपका फाइनल इवेंट क्या है, हेड का आना। अब पढ़ें हेड कैसे, क्या बस आराम से पढ़ें, सोचें आराम से। हेड कैसे कैसे आ सकता है, नॉर्मल कॉइन निकले और वो हेड दिखा दे, या डबली हेडेड निकले और वो हेड दिखा दे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकल के आ जाएगी, नॉर्मल कॉइन निकले और वो हेड दिखा दे। नॉर्मल कॉइन इज ड्रॉन एंड इट शोज हेड, और डबली हेडेड इज ड्रॉन एंड इट शोज हेड। यही है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें हमारा जो फाइनल इवेंट था वो एक सिंपल तरीके से हो जाता था, तब हम खट से लिख देते थे फेवरेबल अपॉन टोटल। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके इवेंट कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट डिफिकल्ट होते जाएंगे।
उनमें आपका इवेंट कई तरीके से घूम फिर के हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इवेंट के बारे में सोचना है। ये पूरा चैप्टर सोच पर ही निर्भर है। कहां ऐड करना है अपने आप समझ में आएगा, कहां मल्टीप्लाई करना उसका कोई लॉजिक रियल में नहीं होता। सिंपल सी बात है, जहां पर अंग्रेजी का एंड लगेगा वहां मल्टीप्लाई होता है। आप अपने फाइनल इवेंट को इंग्लिश में बोले। फाइनली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिक्के पर हेड आएगा। बताओ कैसे कैसे हेड आ सकता है। नॉर्मल कॉइन निकले और वो हेड दिखा दे, या डबली हेडेड निकले और वो हेड दिखा दे। इंग्लिश में बोलिए, नॉर्मल कॉइन इज ड्रॉन एंड इट शोज हेड, और डबली हेडेड इज ड्रॉन एंड इट शोज हेड। तो नॉर्मल कॉइन इज ड्रॉन, नॉर्मल कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी इनटू उस पर हेड आ जाए, या डबली हेड निकलने की प्रोबेबिलिटी उस पर हेड आ जाए। नॉर्मल कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/10 है। अब एक एक को सोचें सिंपल इवेंट की तरह कि नॉर्मल कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/10 है, 5 नॉर्मल कॉइन है, टोटल 10 सिक्के हैं, इनटू अब नॉर्मल कॉइन उछल रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, डबली हेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/10, क्योंकि टोटल 3 सिक्के डबली हेडेड है, टोटल 10 सिक्के हैं, और अगर डबली हेड उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1। बस यही हो गया आंसर। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो कंपाउंड इवेंट्स के करेंगे, ऐसा इवेंट जो एक से ज्यादा तरीकों से घूम फिर के हो सकता है। कॉपी करिए। इजी होता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आइए और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन को देखना है। अर्न, एक शब्द है अर्न, URN। अर्न का मतलब होता है टोकरी, है ना। अर्न का मतलब होता है टोकरी। तो अर्न ए कंटेन्स 3 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल्स। अर्न ए में 3 रेड 4 व्हाइट बॉल हैं। अर्न बी कंटेन्स 4 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स। और एक और टोकरी है जिसमें 4 रेड 5 व्हाइट बॉल्स है। A ball is transferred from urn A to urn B, and then a ball is drawn from urn B. What is the probability that the ball drawn from urn B is red? आराम से समझना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे बस एक्सपेरिमेंट को फालतू ही कॉम्प्लिकेट करने की चेष्टा है। ये टोकरी ए है, इसमें 3 रेड 4 व्हाइट हैं। ये टोकरी बी है, इसमें 4 रेड 5 व्हाइट है। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, एक बॉल ए से बी में डाली जाती है, फिर एक बॉल बी से निकाली जाती है। क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी से जो बॉल निकले वो रेड निकले। अब आप आराम से सोचिए, आराम से कैसे कैसे अपना फाइनल इवेंट हो सकता है। रेड बॉल कैसे कैसे आ सकती है, 2 ही तरीके से आ सकती है। व्हाइट बॉल ए से बी में जाए, प्रोबेबिलिटी व्हाइट गोज ए टू बी, इनटू प्रोबेबिलिटी रेड फ्रॉम बी, या प्रोबेबिलिटी रेड गोज ए टू बी इनटू प्रोबेबिलिटी रेड फ्रॉम बी। सोचने की बात है, या तो यहां से व्हाइट बॉल जाए और रेड निकल आए इसमें से, या यहां से रेड बॉल जाए और व्हाइट निकल आए। 2 ही तरीके से हो सकता है इवेंट। अब व्हाइट ए से बी में जाए तो ए से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/7 इनटू, जब यहां से व्हाइट बॉल पहुंची तो यहां 6 व्हाइट और 4 रेड हो गई। अब रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/10 प्लस, या तो रेड बॉल जाए 3/7 इनटू, अगर यहां रेड बॉल पहुंची
तो 5 रेड 5 व्हाइट हो गई। अब रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/10। आराम सोचना है आपका इवेंट कैसे कैसे होगा, या तो यहां से यहां व्हाइट जाए और बी से रेड निकल आए, या यहां से यहां रेड जाए और बी से रेड निकल आए। दो ही तरीके से हो सकता है आपका काम। तो व्हाइट जाने की प्रोबेबिलिटी इंटू रेड निकल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस रेड जाने की प्रोबेबिलिटी इंटू रेड निकल आने की प्रोबेबिलिटी। कॉपी कर लीजिए।